हेलो बच्चों, कैसे हालचाल हैं आप लोगों के। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर नंबर 12। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मजेदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, एवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। तो फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम इसको बहुत ही समराइज्ड वे में, शॉर्ट वे में इसको पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं अपनी समरी बुक को। ये समरी बुक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के लिए स्पेशली बनाई गई है और इसके अंदर सभी चैप्टर्स को हम जितना ज़्यादा प्रिसाइज और समराइज्ड वे में कंक्लूड कर सकें, वो कोशिश की जा रही है। दूसरा, इसमें हमने एक और कोशिश करी है कि थोड़ा सा इसको कलर्ड वे में बनाया जाए, ताकि पढ़ने में, वैसे ही आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर है ना, इतना सारा बोझ है। 8 सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल के अंदर, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ पढ़ के समझ सकते हैं, हमने खुद ने पढ़ाई की हुई है तो कितना आपके ऊपर प्रेशर होगा। कोशिश करिए थोड़ा सा इसको इम्प्रेसिव बनाने की, ताकि पढ़ते टाइम एटलीस्ट कुछ तो अच्छा सा फील हो। चलिए स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अपना चैप्टर एवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। अच्छा, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं इससे पहले, क्योंकि काफी सारे बच्चों की ये क्वेरीज आती है, टेलीग्राम पर भी आती रहती है, व्हाट्सएप पर कमेंट सेक्शन में, कि सर आप जो ये समरी नोट्स यूज कर रहे हो, क्या हमें इसकी पीडीएफ मिल सकती है। अभी के लिए आप लोगों के लिए पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे इसकी। तो ये चैप्टर 12 की जो पीडीएफ है, इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, उसके ऊपर ये अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साफ साफ दिया हुआ है। आप बिंदास उसको ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। चलिएगा प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, एवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। सर आखिर ये चैप्टर किस बारे में बात करता है? कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी की इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब होता है कंपनी की गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की इमेज। हम इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे बेसिकली। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर कंपनी की जो कॉर्पोरेट इमेज है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको इवॉल्व कैसे किया जाता है। आखिर किसी कंपनी को रेपुटेड कंपनी कब बोला जाता है? कौन कंपनी इतनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी बन जाती है कि कस्टमर आंख बंद करके उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कस्टमर बोलता है कि यार ये कंपनी तो रेपुटेड कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, और मैं 4 रुपए 10 रुपए ज्यादा खर्च करके इसका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि कस्टमर की नजरों में वो कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है, कस्टमर की नजरों में उस कंपनी की एक पॉजिटिव गुडविल है। तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले कि किसी कंपनी की इमेज, किसी कंपनी की गुडविल, किसी कंपनी की रेपुटेशन, किसी कंपनी की इज्जत आखिर कैसे बनती है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके कंपनी को ब्रांडेड कंपनी बनाया जाता है, पहला। दूसरा, फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे मेजर किया जाता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी बन चुकी है, कितनी उसकी गुडविल बन चुकी है। इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है, वो भी हम यहां पर पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, वो पढ़ना है ईएसजी ऑडिट, एनवायरमेंट सोशल गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ना है, कि कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करती है कि नहीं करती। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चैप्टर इस तरीके का चैप्टर है कि आपको प्रैक्टिकल फील देता है कि हाँ, ये सब चीजें मैंने रियल लाइफ में देखी हुई हैं, पढ़ने में और मजा आता है। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर कंपनी की जो गुडविल है, आखिर कंपनी की जो इमेज है, रेपुटेशन है, उसका क्या इफेक्ट होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को यहां पर एक वीडियो दिखाने वाला हूं, देखिएगा प्यारे बच्चे। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल पिल जाए, निर्मा ने बांधा समा। सर आप ये गाना, ये एड हमको क्यों दिखा रहे हैं बच्चों? 90, अगर आपके घर में आपका कोई जानकार, रिलेटिव या कोई भी ऐसा बंदा हो जो 90 बॉर्न हो, 90s में पैदा हुआ हो, आप उसे सिर्फ इतना बोलिएगा कि यार निर्मा सर्फ पाउडर का ना एडवर्टाइजमेंट का गाना सुना दे। मैं आपको 99% की श्योरिटी देता हूं कि वो बंदा निर्मा सर्फ पाउडर का गाना आपको सुना देगा, सुना देगा वो आपको। 90s के टाइम पर जब निर्मा सर्फ पाउडर का ये गाना आया था ना,
इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे बनाया? नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें डायलॉग्स बोल दिए जाते हैं, इसमें सॉन्ग आया, इसमें गाना आया, और वो गाना लोगों के ना जहन में चढ़ गया। जैसे आपको याद होगा एक बार 2011 में कोला बेरी डी आया था। लोग बस उसको कोला बेरी डी गुनगुनाते रहते थे, वो जवान पे चढ़ गया। ये निरमा सर्फ पाउडर जो है ना वो जवान पर चढ़ गया। उसका इफेक्ट ये निकल कर आया कि लोगों की नजर में ना वो एक ब्रांड बन गया, वो एक गुडविल बन गई। अब कस्टमर जब किसी शॉप पर जा रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर परचूनी की दुकान पर जा रहा है, तो वहां पर जाकर वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को सर्फ पाउडर दे दो, वो बोल रहा है मेरे को निरमा दे दो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो गाना चल रहा है, निरमा निरमा निरमा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फेविकॉल। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, इवन आपने अपने ऊपर इस बात को फेस किया होगा। आप बोलोगे सर सही बोल रहे हो। आप कभी अगर कोई चीज आपको चिपकानी होती है और आप शॉप पर खरीदने के लिए गए, बहुत कम ऐसा बाई चांस ऐसा होगा आप बोलोगे भैया चिपकाने के लिए कोई प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि ज्यादातर हम बोलते हैं फेविकॉल दे दो। मुंह से निकलता ही है फेविकॉल। इतना बड़ा ब्रांड बन गया है ना वो, कि वो हमारे जहन में फिक्स हो गया है। हमें जब बोलना होता है तो सीधा मुंह से निकलता है फेविकॉल दे दो। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब शॉप पर जाते हो तो बहुत कम होता होगा ऐसा कि आप बोलते होंगे मेरे को टूथपेस्ट दे दो। आप ज्यादातर बोलते होंगे यार मेरे को ना कॉलगेट दे दो। देखिए बच्चों, जब रामदेव बाबा आए थे ना, रामदेव बाबा पहले योग गुरु के नाम से फेमस हुए थे। रामदेव बाबा ने पहले खुद की अपनी इमेज बनाई थी, अपनी गुडविल बनाई थी। योगा योगा योगा, योगा से ही होगा, योगा योगा करते रहते थे। और लोग बोलते थे कि यार इतना एज का बंदा है, इतनी उम्र हो चुकी है इनकी, लेकिन देखो कितनी फुर्ती है, कितने एक्टिव है, आज भी कितने यंग है, काले बाल हैं, सफेद बाल नहीं हुए बंदे के, और आज भी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, योगा करेंगे योगा करेंगे। और लोग इनके भक्त बन गए, मतलब लोग इनको बहुत पसंद करने लग गए। गुडविल बन गई, ब्रांड बन गई रामदेव बाबा की। फिर रामदेव बाबा ने जब पतंजलि अपनी एक कंपनी, मतलब पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करा, पतंजलि कंपनी स्टार्टिंग से प्रॉफिट में जाने लग गई। क्यों जाने लग गई पतंजलि कंपनी प्रॉफिट में? इसलिए जाने लग गई ये पतंजलि कंपनी प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि रामदेव बाबा खुद एक गुडविल बन चुके थे, लोगों की नजरों में उनकी ब्रांड बन चुकी थी। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए यहां पर आपको दो फोन दिखाई देंगे। ये फोन है सिंपल एंड्रॉइड फोन, एमआई का, और ये है एप्पल का आईफोन। दोनों के अंदर व्हाट्सएप चलता है, दोनों के अंदर यूट्यूब चलता है, दोनों में टेलीग्राम चलता है, दोनों में इंस्टा चलता है, दोनों में कॉलिंग हो जाती है, दोनों में मैसेज हो जाते हैं, दोनों में ईमेल कर सकता हूं मैं। एवरीथिंग इज सेम। इसकी प्राइस 14,000 रुपए है। ये नियर टू 1 लाख रुपीज है। ऐसा क्यों? गुडविल। कि सर आईफोन को ना चलाने की फीलिंग एक अलग होती है, सर आईफोन जो है ना वो सिक्योरिटी वाइज बहुत ज्यादा सेफ होता है। गुडविल। बच्चों हम यही बात कर रहे हैं कि कंपनी की जो कॉरपोरेट इमेज है, कॉरपोरेट इमेज का मतलब क्या होता है? कंपनी की गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की इमेज। मेरे को एक बात बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या किसी कंपनी की गुडविल एक दिन में बनाई जा सकती है? क्या कंपनी की गुडविल एक दिन में बनाई जा सकती है? अगर कोई कंपनी सिर्फ एक बार कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, क्या वो ब्रांडेड कंपनी बन जाएगी? जी नहीं, सालों निकल जाते हैं, लाइफ टाइम। कंपनी को हर बार हर बार हर बार हर बार हर बार कंपनी को हर प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का निकालना पड़ेगा। अपने को बहुत अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। कंपनी को अपने हर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा काम करना पड़ेगा, तब जाकर कंपनी ब्रांडेड कंपनी बन जाएगी। बच्चों अगर आप वर्ल्ड की जो मोस्ट फेमस ब्रांडेड कंपनीज होंगी ना, अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उन कंपनीज ने लाइफ टाइम हमेशा कुछ सही किया, तो वो हमेशा के लिए ब्रांड बनी रही। अगर छोटी सी भी आप चूक करके पटक दोगे ना, वहीं पर आपका रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है किंगफिशर। किंगफिशर को किंग ऑफ गुड टाइम बोला जाता था, कि अच्छे वक्त का राजा है किंगफिशर। लेकिन देखो थोड़ी सी गलती हुई, आज किंगफिशर का नाम लेना कोई पसंद नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एमएस धोनी का। लोग एमएस धोनी को कितना बड़ा क्रिकेटर मानते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। की बार जो आईपीएल हुआ उसमें देखो एमएस धोनी जो है उससे छोटी मोटी गलतियां हो गई, बंदे की पूरी रेपुटेशन जो है मतलब काफी हद तक रेपुटेशन डाउन चली गई। इसीलिए अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि क्या कंपनी की जो गुडविल है वो एक दिन में या बहुत शॉर्ट
स्पेन के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर बनाई जा सकती है? जी नहीं। कंपनी जो है उसको लाइफ टाइम हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ता है। और गुडविल आखिर बनती कैसे है? आखिर गुडविल बनती कैसे? बच्चों, मैं ये जो शब्द आपको बोल रहा हूं ना कि कंपनी की गुडविल आखिर बनती कैसे है, ये पॉइंट भी बात करता है। ये सेम बात एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट इमेज भी बोलते हैं कि आखिर कंपनी की गुडविल बनती कैसी है। और ये सेम बात बिजनेस एंड कॉरपोरेट इमेज, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक और ये टॉपिक ऑलमोस्ट सेम बात बोलता है। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा समझाने के लिए। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं प्यारे बच्चों, उसमें आप लोगों को ये थर्ड पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये पूरा टॉपिक जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये समझ में आ जाएगा। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट इमेज, ये समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा प्यारे बच्चों। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझको एक बात बताइए, एक कंपनी है, वो कंपनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, क्या सिर्फ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की वजह से वो कंपनी रेपुटेड और ब्रांडेड कंपनी मान ली जाएगी? जी नहीं सर। सिर्फ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देने से कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं बन जाती, रेपुटेड कंपनी नहीं बन जाती। कंपनी को अगर अच्छी ब्रांड बनना है, अच्छी रेपुटेशन, तो उसे हर फील्ड में अच्छा काम करना पड़ेगा। जैसे उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो टाइमली सर्विस प्रोवाइड करे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद ग्राहक से बोल रहे हो भैया तू कौन, मैं खामका, मैं तेरे को जानता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपको उनको से उनकी सेफ्टी, उनके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सीएमए इंटर में आपने लॉ सब्जेक्ट में फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा है, सेम बात है, एम्प्लॉइज की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बच्चों आप देखिए, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, जो बहुत रेस्पेक्टेड लोग होते हैं ना, पता है घर में उनके जो काम करता है, वो लोग घर में काम करने वाले लोगों को सर्वेंट नहीं बोलते, वो बोलते हैं ये मेरा हेल्पर है, हेल्पर। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ एक वर्कर या लेबर ना समझ के, बल्कि अपनी कंपनी का इंपॉर्टेंट पार्ट समझती है और उनको प्रॉपर फैक्ट्रीज एक्ट के, वेजेस एक्ट के, सब के राइट्स देती है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के राइट्स देती है, उनकी हेल्थ की सेफ्टी रखती है, कंपनी हमेशा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम कर रही है, कंपनी के ऊपर कभी कोई पेनल्टी नहीं लगती है, कंपनी कभी कोई इलीगल काम नहीं करती है, बल्कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार ये कंपनी इतनी बढ़िया है ना कि हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा सर्विलांस, निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन गवर्नमेंट एजेंसी उसके लिए फेवर में बोल रही है। कंपनी इस तरीके की है कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे कंपनी ने लोन लिया हुआ है, उसको टाइम पे रीपेमेंट कर रही है। कंपनी इस तरीके की है कि उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से जो डिजर्व करता है उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। कंपनी इस तरीके की है कि कंपनी का अपने कस्टमर्स के साथ में जो कस्टमर रिलेशनशिप है, वो एकदम परफेक्ट तरीके से है, कस्टमर को सही बिहेवियर के साथ में किया जाता है। और कंपनी इस तरीके की है कि जो कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी और कस्टमर में डिफरेंस होता है। कस्टमर वो होता है जो पब्लिक का पार्ट है, लेकिन वो हमारा कस्टमर है, उसने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया है, हमसे कुछ खरीदा है। कम्युनिटी वो है जो प्रॉपर एक पब्लिक है, हो सकता है वो हमारा कस्टमर हो, नहीं भी है तो नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल कम्युनिटी। बहुत सारी पता है कंपनीज ऐसी होती हैं कि अगर कोई पब्लिक उनका कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीद रही है, तो उन्हें वो ये फील कराते हैं कि यार ये लोग तो हमारे प्रोडक्ट को डिजर्व ही नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आप रेपुटेड कंपनी नहीं बन पाओगे। आपको कम्युनिटी को, चाहे वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि नहीं, जैसे सपोज करो आज मैं एक टीचर हूं, आज सपोज करो कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, एग्जाम ऑनलाइन में तो पता नहीं चलता, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। सपोज करो मेरे साथ में एक टीचर और पढ़ा रहा है। सपोज करिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में 500 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें से 400 मेरे से पढ़ रहे हैं, 100 मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो लीडर कब बनेगा आदमी? ऐसा नहीं होना चाहिए जो 400 नहीं पढ़ रहे हैं उससे सही से बात भी नहीं कर रहे हो, उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं, अरे नहीं, चाहे वो कम्युनिटी का पार्ट है, चाहे से वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं है, चाहे से उन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, फिर भी आपका उनके साथ में रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इवन कंपनी वो ब्रांडेड कंपनी बोला जाता है जिसका कॉम्पिटिटर के साथ में भी अच्छा रिलेशन। और यही बात बच्चों, ये पॉइंट्स बोलते हैं, देखिएगा एक बार पढ़ते हैं इनको हम लोग।
देखिए बच्चों, कोई भी कंपनी अगर रेपुटेड कंपनी बनना चाहती है तो एफिशिएंटली काम करे, क्वालिटी प्रोडक्ट दे, टाइमली सर्विस दे, एथिकल वर्किंग करे, अच्छे से काम करे, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। कंपनी जो है वो प्रॉपर अपनी ब्रांड को ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही है। कंपनी जो है वो नए इनोवेशन, ऐसा नहीं है पुराने धड़े पर ही चल रही है कि नहीं हम तो हमेशा से ऐसे, मेरे बाप दादा ऐसे ही काम करते थे, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, हम तो रजिस्टरों में ही अपने रिकॉर्ड्स बनाया करेंगे। नहीं, इनोवेशन के साथ में काम कर रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रही है। कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी रखी जा रही है, वर्कर्स की सेफ्टी रखी जा रही है। और कंपनी का जो रिलेशन है, चाहे से कस्टमर से, चाहे से जनरल कम्युनिटी से, चाहे से स्टेक होल्डर में कॉम्पिटिटर भी आता है, गवर्नमेंट भी आती है, बैंक फाइनेंशियल भी आता है, सबके साथ में अच्छा रिलेशन है। कंपनी तब एक ब्रांड मानी जाती है जब कंपनी की जो वेबसाइट है ना वो एकदम सिंपल मैनर में डिजाइन की गई। आप देखिएगा, आप बहुत बार कंपनीज की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कंपनी की वेबसाइट पर जा चले जाओगे ना, और आपको कोई चीज ढूंढनी है तो वेबसाइट इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि हमें ढूंढने में ही बहुत टाइम हो जाता है और इरिटेशन हो जाता है। जैसे मेरे को जब अपनी वेबसाइट बनवानी थी तो डेवलपर ने मेरे से पूछा कि सर कैसी वेबसाइट बनानी है। मैंने कहा यार देख, कलर वलर ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ, ये सब तुम्हारा काम है। मेरे को सिंपल सी ऐसी वेबसाइट बनानी है कि कोई भी बच्चा अगर वेबसाइट पर आए तो पहली बात तो ऐसे भरी ना हो, खाली खाली सी एकदम ऐसे दूर दूर प्यारी सी नजर आए। और बच्चे को क्लास लेनी है तो ऊपर ही नजर आ जाए, ये क्लास का सेक्शन है, दबाओ, कौन सी क्लास लेनी है खरीद लेगा। या उसे कुछ और देखना है तो सिंपल होनी चाहिए, ताकि कनेक्ट तो कर सके ना कम से कम। उसके अलावा आपकी कंपनी ब्रांड कब बन पाएगी, आपकी कंपनी ब्रांड बन पाएगी जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, आप टाइम पर अपने बिल पे कर रहे हो। आप सपोज करो एक कंपनी है, वो बोलती है मैं बहुत ब्रांडेड कंपनी हूं। अब किंगफिशर, किंगफिशर बोलती है मैं तो बहुत ब्रांडेड कंपनी। अबे काय की ब्रांडेड कंपनी है यार तू? तूने ना तो लोन का टाइम पे रिपेमेंट किया, ना पब्लिक के डिवेंचर्स टाइम पे रिडीम किए, ना जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया था उसका टाइम पे रीपेमेंट। काय की ब्रांडेड कंपनी है यार तू? इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो तूने टाइम पर भरा नहीं। आज आप देखिए अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी को कोई इज्जत नहीं देता, मुकेश अंबानी जी को इज्जत देते हैं क्योंकि उनकी रेपुटेशन है। अनिल अंबानी है, कितना उनके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, कितनों लोगों का पैसा उन्होंने लिया हुआ है और अब तक रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। कैसे उसको रेपुटेड ब्रांडेड कंपनी मान लिया जाए? ब्रांडेड कंपनी वो है जो टाइम पर रीपेमेंट कर रही है। ब्रांडेड कंपनी वो है जो कि उस कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, आज आप सीएमए बन जाओगे, सीएमए बनने के बाद जब आप कंपनी के अंदर जॉब करोगे, आप सपोज करो आपका पहला पैकेज लगा 12 लाख का, 12 लाख पर एनम। आप बोलोगे यार मैं सीएमए इतनी रेपुटेड डिग्री लेकर बैठा हूं, सिर्फ 12 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 लाख रुपया महीना का कमाऊंगा। लेकिन आप दिल पे पत्थर रख के बोलते हो कि चलो यार कोई बात नहीं, अब की बार ना शुरू शुरू में ऐसा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं इतना डेडिकेशन के साथ में काम करूंगा ना, कंपनी मेरे को बहुत अच्छा खासा हाइक देगी। आप सपोज करो 1 साल तक बढ़िया काम करा भाई आपने, अब 1 साल एक्सपायर हो गया, उसके बाद में कंपनी ने आपका प्रमोशन ही नहीं किया, आप क्या बोलोगे? थर्ड क्लास कंपनी है, दूसरी कंपनी में जा रहा हूं छोड़कर। वहीं पे कंपनी की गुडविल डाउन हो गई जो अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को एक बार यहां तक समझ में आ गया। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है कंपनी की गुडविल, रेपुटेशन, इमेज ऑफ कंपनी। और कंपनी को गुडविल को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आज एक दिन के अंदर गुडविल नहीं बन जाती है। और उसके अलावा कंपनी की गुडविल, जो कंपनी की इमेज जो बनती है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें ठीक कर ले कंपनी और गुडविल बन जाएगी। कंपनी को अपने हर डिपार्टमेंट के अंदर बेस्ट होना पड़ता है, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, उसे टाइमली सर्विस देनी पड़ती है, उसे आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है, उसके बाद में उसे अपनी वेबसाइट का डिजाइन अच्छा बनाना पड़ता है, उसके बाद में उसको प्रमोशन देना पड़ता है, उसके बाद में उसे वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद में उसके जो रिलेशन है, चाहे से वो कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ में अच्छा होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस कंपनी, उस ब्रांड का जो नाम है ना, वो थोड़ा डिसेंट नाम होना चाहिए। सर डिसेंट नाम होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? यार आप लोगों ने ना दोस्तों एक बिजनेस का नाम सुना होगा, उसका नाम है चाय
सुट्टा बार। ये एक्चुअली में बिजनेस का नाम है और बहुत यंग लड़कों ने, 3 लड़के थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था और उस टाइम स्टार्टअप था, फिर ये फेमस हो गया और बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन गई है इंडिया के अंदर। यहां पर मिलती सिर्फ चाय है, लेकिन क्योंकि यंग जनरेशन में ये स्लैंग फेमस होता है, चाय सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार, स्लैंग फेमस है ये, इसके लिए इन्होंने ये बना दिया कि फेमस हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर यहां पर चाय पीने के लिए जाओगे इस प्लेस पर, आप चले जाओगे खुद, मान गए आपको, चलो आप चले जाओगे खुद, आप अपने फ्रेंड को ले जाओगे, क्या आप अपनी सिस्टर को लेकर जाओगे? इतना मॉडर्न नहीं हुए ना हम, अमेरिका के तो नहीं बने, अमेरिकन नहीं बन पाए अभी, वेस्टर्न पूरी तरह से नहीं आया है। अपनी मॉम को नहीं ले जाएंगे, बड़े भाई को ले जाएंगे, चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ा ना डिसेंट नहीं है। वहीं पे देखो कंपनी का नाम है रिलायंस, नाम नाम बोल रहा है रिलायंस, मतलब भरोसा। ऑब्वियसली ब्रांड वाली फेमस फीलिंग आ रही है, तो कंपनी का जो नाम है ना, जो आप अपना नाम चूज कर रहे हो, वो भी करेक्ट नाम चूज करना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात एकदम मस्त और शानदार तरीके से समझ में आ गई, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं सर हम लोग आगे, अब चलते हैं सर हम लोग आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है इमेज वर्सेस इमेजेस। इमेज वर्सेस इमेजेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, देखो इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो मोहित बंसल क्लासेस, मोहित बंसल क्लासेस एक कंपनी है, क्लियर ये चीज। अब हुआ ऐसा कि हमने हमारा जो सप्लायर था, हमने हमारे सप्लायर को बुक्स प्रिंट करने का ऑर्डर दिया और हमने उसे एक डेट बोली कि इस डेट तक इसको प्रिंट कर देना, और वो लेट कर, हमें लगा कि यार लेट होने पर आ गए, मतलब ये उस डेट तक शायद प्रिंट करके नहीं दे पा रहे, डेट नजदीक आ गई थी। तो हमने सप्लायर से बोला भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें इस डेट पर चाहिए ही चाहिए, हर हालत में बुक चाहिए। उसने बोला सर 2-5 दिन तो हर कोई लेट हो जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, हमें चाहिए, अगर आपने उस दिन हमें बुक नहीं दी, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके किसी और को दे देंगे, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप हमें लेट प्रिंट करके दोगे तो हम यहां से लेट डिस्पैच करेंगे, लेट डिस्पैच करेंगे तो लेट डिलीवरी होगी, और स्टूडेंट की नजरों में वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा काम। तो हमने बोला चाहे कुछ भी हो जाए सेम डे हमें प्रिंट चाहिए। तो उसने किसी और का काम छोड़ के हमारा पहले काम किया। अब देखिएगा बच्चों, मोहित बंसल क्लासेस कंपनी, एक ही अकेली कंपनी, सेम कंपनी, क्योंकि हमने लड़ झड़ के यहां पर लड़ झगड़ कर हमने सेम डे प्रिंट ले लिया और अपने स्टूडेंट्स को वो बुक टाइम पर डिलीवर कर दी, तो हमारी पॉजिटिव इमेज बन गई। लेकिन वहीं पर उस सप्लायर की नजर में हमारी नेगेटिव इमेज बन गई। स्टूडेंट बोला यार टाइम पे डिलीवरी मिल जाती है बढ़िया है, लेकिन सप्लायर बोला अरे यार ये तो बेकार है, ऐसा डंडा कर देता है, ये तो ऐसा थोड़ी है 2 दिन में ही इसको सब कुछ दे दिया जाए, बिजनेस में टाइम लग जाता है। एक सिंगल कंपनी की इमेज कुछ लोगों की नजर में पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों की नजर में नेगेटिव हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि आज आईफोन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैंने खुद आईफोन नहीं लिया था और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, आज से काफी साल पहले, 6-7 साल पहले, मेरे को आईफोन जो है ना, वो नेगेटिव इमेज थी एप्पल की मेरी नजरों में, कि जबरदस्ती का इतना महंगा देता है यार, क्या जरूरत है, क्या इसके बिना लाइफ नहीं चल रही है, क्या हम सिंपल फोन से काम नहीं कर सकते क्या? क्योंकि उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था, उस वक्त मेरा उसमें कोई रुचि नहीं थी। जैसे आज सपोज करिए अरमानी की वॉच है, वो अरमानी की वॉच सपोज करो लाखों करोड़ों रुपए में आ रही है, तो हो सकता है कुछ लोग तो लग्जरी, जिनको लग्जरी पसंद है, वो उसमें पॉजिटिव इमेज देखते हैं कि बहुत ही शानदार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यार फालतू का खर्चा है, कोई मतलब नहीं है। अब सपोज करो ना मर्सिडीज हो गई, मर्सिडीज जो है, और एक हो गई हमारी लॉर्ड ऑल्टो, जहां बर्फों में कोई नहीं चल पा रहा है, लॉर्ड ऑल्टो चल रही है वहां पर। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लग्जरी पसंद करते हैं, वो इसके लिए नेगेटिव इमेज रखते होंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है वो बोलता होगा यार लॉर्ड ऑल्टो इसके लिए पॉजिटिव इमेज है। इमेज वर्सेस इमेजेस का मतलब होता है एक कंपनी की इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है कुछ लोगों की नजरों में, और नेगेटिव भी हो सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, बट एट द एंड हम कैसे बोलते हैं कि कोई कंपनी सच में, अगर मैं आपसे, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि सर कंपनी की बाकी सब चीजों को छोड़ दो, सिर्फ
बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए, बाकी सब चीजों को छोड़ दो सर, कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस को देखते हुए, बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए कैसे बताया जा सकता है कि कंपनी रेपुटेड है कि नहीं? देखो यार भैया, देखो, सपोज करो कोई कंपनी का एक मेन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कंपनी जानी जाती है। हालांकि कंपनी अदर प्रोडक्ट्स भी बेचती है, लेकिन मेनली इस प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। अगर ये मेन प्रोडक्ट कंपनी का सक्सेसफुल है और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है, माना जाएगा हाई रेपुटेशन। अगर कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस, तो कंपनी को सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर कोर बिजनेस ही डाउन चला गया, देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है सलमान खान। देखो आप, सलमान खान की मूवी सुपरहिट जाती हैं और उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उसी की वजह से उसे बिग बॉस में लाया गया, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है, लोग उसे देखते हैं। उसी की वजह से उसे अवार्ड शो एंकरिंग कराई जाती है, हर जगह उसको बुलाया जाता है, फैन फॉलोइंग है। लेकिन अभी उसकी मूवी फ्लॉप हुई, सिकंदर मूवी एकदम सुपर फ्लॉप हो गई। उसकी वजह से देखो काफी सारी जगह पर अब उसका, क्यों? क्योंकि उसका जो मेन कोर बिजनेस है मूवी, अगर वही डाउन जा रहा है, तो कंपनी माना जाएगा बंद होने पर आ गई है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, रेपुटेड कंपनी नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक तो कि रेपुटेड कंपनी कब माना जाएगा, तब आप बोलोगे कि उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम करती हो तो। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ बिजनेस परफॉर्मेंस के बेसिस पे बताइए कंपनी को कब रेपुटेड कंपनी माना जाएगा, तो आप बोलोगे एक तो बिजनेस उसका फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, लॉस में नहीं चल रही हो। दूसरा, उसका जो मेन कोर बिजनेस है ना, मतलब जिस जो उसका एग्जैक्ट बिजनेस है जिसके लिए वो जानी जाती है, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए असली। स्टूडेंट बोलता है सर सुनिए, आपने बोला था कि हम इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि आखिर कंपनी की इमेज बनाई कैसे जाती है। अभी तक आपने हमें ये जो जितने टॉपिक्स बताए, वो सभी टॉपिक्स हमें यही बता रहे थे कि कंपनी की इमेज बनाई कैसे जाती है। लेकिन सर आपने हमसे ये भी बोला था हम इसके अंदर एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि कंपनी की बिजनेस को मेजर कैसे किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंपनी की गुडविल को कैसे मेजर किया जाता है, रेपुटेशन को कैसे मेजर किया जाता है? कैसे मेजर करते हो? थ्रू सर्वेज, सर्वे के थ्रू मेजर करते हो ना। आप सर्वे करते हो, कंपनी बहुत सारे लोग सर्वे के लिए छोड़ देती है, बोलती है फॉर्म है ये, जाओ लोगों से। जैसे जयपुर में, अगर मैं जयपुर में बेसिकली बात करूं, तो जयपुर में गौरव टावर नाम की जगह खड़े हो जाओ, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे फॉर्म भरवाओ कि वो हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। सर्वे के थ्रू, टेलीफोनिक सर्वे करवा लो, टेलीफोनिक फीडबैक। आप डोमिनोज में जाइए, वहां पर देखिए, वहां पर एक रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर होता है, उसमें आप लिखते हो, उन्हें लगता है ये सुधारना चाहिए तो सुधारते हैं। उससे पता लगता है कितनी। आज सपोज करो कि कोई एक कंपनी है, उसका आपने सर्वे करवाया और लोगों ने फॉर्म में लिख दिया कि ये तो थर्ड क्लास कंपनी है, तो आपको पता चल जाएगा भैया कोई गुडविल नहीं है, कोई इमेज नहीं है। उसके अलावा और कैसे हो सकता है? कंपनी के प्रोडक्ट की सैंपलिंग, कंपनी के प्रोडक्ट की सैंपल। अब वो कैसे होगा? आप पब्लिक को कंपनी का प्रोडक्ट सैंपल के तौर पर दो और पब्लिक से बोलो कि आप इसे यूज करो, और फिर पब्लिक से बोलो कि कैसा लगा। अगर पब्लिक बोलती है हाँ थम्स अप, मस्त, मजा आ गया, तो उस कंपनी की गुडविल बन जाएगी। क्लियर ये चीज यहां तक? देन उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी की सेल परफॉर्मेंस को देखो, कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस को देखो। अगर कंपनी की सेल्स अच्छी है, अगर कंपनी के पास में क्राउड ज्यादा है, अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है, तो कंपनी रेपुटेड कंपनी है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी की रेपुटेशन को मेजर कैसे किया जाता है, तो सर्वेज के थ्रू किया जाता है, टेलीफोनिक सर्वे फीडबैक से किया जाता है, कंपनी के सैंपल्स जो है, प्रोडक्ट के सैंपल्स जो है, वो पब्लिक में देकर उनका रेस्पॉन्स देखा जाता है, और कंपनी की क्या सेल आ रही है, क्या स्टॉक की, शेयर प्राइस की क्या परफॉर्मेंस है, उससे पता चलता है कंपनी कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा गुडविल लेकर चल रही है और कितनी नहीं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई।
सर मेरे को यहां तक की बात 100% तरीके से समझ में आ चुकी है। अब आता है प्यारे बच्चों, अब आता है दोस्तों हमारा मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और वो है ईएसजी ऑडिट। सर ये क्या होता है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ऑडिट। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यार आप सपोज करो कोई कंपनी बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, जिसकी खूब अच्छी खासी सेल्स आ रही है, खूब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी का, वो कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। कहां से कमा रही है? सर पब्लिक से। सर जनता जनार्दन, ये पब्लिक है, ये जानती है, सब कुछ जानती है। सर इस पब्लिक से कमाया जा रहा है सर पैसा, इस पब्लिक से कमाया जा रहा है पैसा। क्या उस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे? चाहे सीएसआर के नाम पे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कंट्रीब्यूट करे? क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो कंपनी के अंदर अगर कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त, मैन्युफैक्चर करते वक्त जो भी गैसेज हैं, या जो भी वेस्ट है, या जो भी पॉल्यूशन है, कहीं वो एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, हम प्रॉपरली उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो अगर बात करते हैं ईएसजी का मतलब क्या होता है? ईएसजी का मतलब है कि कंपनी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करती है कि नहीं करती, सीएसआर के नाम पे कंट्रीब्यूट करना। क्लियर ये चीज? उसके अलावा एनवायरमेंट की, कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, अगर उससे पॉल्यूशन होता है तो कहीं वो एकदम ऐसा तो नहीं है बाहर ही सब कुछ फेंक दिया जा रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, नहीं, प्रॉपर कंपनी के पास में इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिससे जो भी वेस्ट है या पॉल्यूशन है उसको सही जगह पर डिस्पोज ऑफ करा जाए। ना तो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज की हेल्थ खराब हो, ना ही बाहर पब्लिक की हेल्थ खराब हो। और उसके अलावा सबसे मेन है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स कंडीशन, नियम शर्तें, कानून एप्लीकेबल होता है, वो उसको टाइम पर फुलफिल कर देती है। मजा ही मजा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है? बोला सर क्या इंडिया की सभी कंपनीज के ऊपर ये ईएसजी ऑडिट वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं क्या? मैंने बोला नहीं भाई, इंडिया के देखो, वैसे तो अगर इंडिया की सभी कंपनीज ईएसजी के प्रोविजन को फुलफिल करती हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इंडिया की जो टॉप 1000, इंडिया की जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, इंडिया की जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको तो ये ईएसजी प्रोविजन फुलफिल करना जरूरी है, ईएसजी ऑडिट होना जरूरी है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक चीज और बताएं कि जो इंडिया की टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, इसको फुलफिल करना जरूरी है, इसकी ऑडिट होना जरूरी है। क्या इसकी रिपोर्टिंग भी उनको देनी चाहिए? जी हां, उन कंपनीज को इसकी रिपोर्टिंग देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो रिपोर्टिंग कहां पर दी जाती है? वो दी जाती है बीआरएसआर के अंदर। बीआरएसआर क्या होता है सर? बीआरएसआर का मतलब होता है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट होती है। अगर आप लोग ग्रुप 3 का पेपर नंबर 13 लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर बीआरएसआर को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। मैं बता देता हूं, सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के बाद से जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया कि उनको बीआरएसआर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर किस बात का डिस्क्लोजर? 9 प्रिंसिपल्स हैं, 9 प्रिंसिपल्स हैं। वो 9 प्रिंसिपल्स को कंपनी फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही, इस बात का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर वो 9 प्रिंसिपल्स किस बारे में बात करते हैं? वो ईएसजी के बारे में ही बात करते हैं।
और बच्चों हमने अपनी इस समरी बुक के अंदर, ये समरी बुक अभी प्रोसेस में चल रही है, अभी बनाई जा रही है इसको हमने बहुत सही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। देखो इसमें अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की। मैंने आपको बोला कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को ये रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये रिपोर्ट क्यों दे, किसने बोला देनी पड़ेगी? सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर बेसिकली क्या है, 9 प्रिंसिपल्स हैं। वो 9 प्रिंसिपल्स ईएसजी, एनवायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस, इससे रिलेटेड है। उनको फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इस बात के लिए ये रिपोर्ट दी जाती है। जैसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसे। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल वे में, जनरल वे का मतलब है कि कंपनी जो है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ में काम करती है कि नहीं करती। ऐसा तो नहीं है कंपनी के पास में जो रॉ मटेरियल है वो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आज ही यूज करके फिनिश गुड्स में बना देती है, और फिनिश गुड्स फ्यूचर में सेल नहीं हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, और आगे आने वाली पॉपुलेशन जनरेशन के लिए कुछ बच नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा एनवायरमेंट, अगर कंपनी के अंदर कुछ भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है। अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि वेस्ट एयर में गैसेस जा रही हैं तो उनका सही से एमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं तो जो वर्कर काम कर रहा है उसको अच्छे वाले हेडफोन दिए कि नहीं दिए, कहीं वो बहरा नहीं हो जाए। अगर मानकर चलो केमिकल से रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो उसको ग्लव्स व्लव्स दिए कि नहीं दिए। और उसके अलावा जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको ऐसा तो नहीं है बाहर एकदम खुले में फेंक दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से उसका एमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात प्रिंसिपल 6 बोलता है कि हमें हमारे देश के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा सोशल की बात करें तो सोशल एक तो एम्प्लॉयज की बात करता है, कम्युनिटी की बात करता है, कंज्यूमर की बात करता है। तो देखो किस किस की बात, सोशल में किस किस की बात आ रही है? सोशल में एक तो बात आ रही है एम्प्लॉइज, मतलब जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। एक बात आ रही है कस्टमर, मतलब जो कंपनी का ग्राहक है। और एक बात आ रही है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है पब्लिक, जनता जनार्दन की। क्लियर है? एम्प्लॉइज के लिए क्या बोला जा रहा है कि वो नहीं होनी, जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल काम कर रहा है फैक्ट्री में, कंपनी में, फीमेल काम कर रही है और मेल को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, फीमेल को नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने पढ़ा होगा सीमेंटर लॉ के अंदर कि फीमेल जो है उसको जब अंधेरा हो जाए उससे पहले पहले छुट्टी दे दो, क्योंकि एक तो सेफ नहीं है, दूसरा बेचारी घर पे जाके घर का काम भी करेगी। उसके अलावा जो फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी दे देती है तो क्रीच होना चाहिए, रूम होना चाहिए जहां पर वो अपने बच्चे को रख सके। ये बात हमारा प्रिंसिपल 3 बोलता है। और प्रिंसिपल नंबर 5 बोलता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो और एम्प्लॉयज की वेलबींग के लिए ध्यान रखो। बात आती है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है पूरी सोसाइटी, जो पूरा समाज है, चाहे से वो हमारा कस्टमर है नहीं है, जो समाज, जनता जनार्दन जो है, उनका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की, कहीं हम उनको कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं, हम अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पर फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीएसआर को। क्लियर है ये चीज? ये प्रिंसिपल 8 बोलता है इसके लिए। और उसके बाद आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब होता है जो कस्टमर है, जो हमको पैसा दे रहा है, जिससे हमारी जेब में पैसा आ रहा है, रोजी रोटी चल रही है, कहीं हम उसको कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं जिसके अंदर केमिकल है, लोग पिएंगे और उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर की कोई भी कंप्लेंट आ रही है तो टाइम पर उसको सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगर कंज्यूमर का हमारे पास में डेटा है तो डेटा की प्राइवेसी हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कहीं उसके डेटा को दूसरी कंपनीज को बेच तो नहीं रहे हैं। ये बात प्रिंसिपल 9 बोलता है कि कंपनी रेस्पॉन्सिबल है अपने कंज्यूमर्स के लिए। और लास्ट आता है गवर्नेंस, गवर्नेंस बोलता है कि भैया आपको गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशन है टाइम पर फुलफिल करने चाहिए, आप किसी को ब्राइब नहीं दोगे, आप करप्शन नहीं करोगे। और ये बात हमारा प्रिंसिपल 1 बोलता है कि कंपनी एथिकली काम करेगी, जो भी काम करेगी ट्रांसपेरेंट मैनर में, पारदर्शिता मैनर में काम करेगी, और कंपनी अकाउंटेबल होगी, कंपनी आंसरेबल होगी आगे आने वाले लोगों के लिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? बच्चों ये सिंपल सा चैप्टर है आप लोगों का, इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। मैं एक बार दोबारा से इसको रिवीजन के यहाँ पे समराइज कर देता हूं जल्दी से। हमने पढ़ा कॉर्पोरेट इमेज का मतलब है कंपनी की गुडविल होनी चाहिए, एक दिन में नहीं बनती, काफी टाइम लगता है। और उसके अलावा मैंने बोला कंपनी की गुडविल बनाने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता, कंपनी को हर सेक्टर में अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा, अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी,
उसके अलावा अपनी वेबसाइट अच्छी बनानी पड़ेगी, सही नाम चूज करना पड़ेगा, सबके कम्युनिटी के साथ में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करे। देन उसके बाद में मैंने बोला एक कंपनी की इमेज जो है वो किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए शायद गलत हो सकती है। जैसे आज मोहित बंसल क्लासेस का मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि हमारा जो सप्लायर वेंडर जो बुक्स प्रिंट करके देता है उसकी नजर में हमारी नेगेटिव इमेज हो सकती है, क्योंकि हम उसको बोलते हैं जल्दी से जल्दी हमें प्रोडक्ट दे दे, मतलब बुक्स प्रिंट करके दे दे। लेकिन कस्टमर जो हमारे स्टूडेंट है उसकी नजर में पॉजिटिव होगी, क्योंकि टाइम पर उनको डिलीवरी दी जा रही है। देन उसके बाद में नेक्स्ट फिर मैंने आप लोगों को बोला कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कंपनी की कोर बिजनेस परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैसे रेपुटेशन को देखा जाता है। पहले तो कंपनी फाइनेंशियली साउंड होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट या लॉस में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। उसके बाद में कंपनी की गुडविल को कैसे मेजर करोगे, सर्वे के थ्रू कर लो, टेलीफोनिक सर्वे कर लो, कंपनी के प्रोडक्ट का सैंपल पब्लिक को देकर और उसका रेस्पॉन्स जान लो, और सेल और स्टॉक परफॉर्मेंस शेयर प्राइस को देखकर पता चलता है। देन उसके बाद में मैंने आपको बोला ईएसजी। ईएसजी का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, और गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशंस को टाइम पर फुलफिल कर देना। टॉप 1000 जो लिस्टेड कंपनीज है उनको ये ईएसजी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और सेबी ने 2022-23 बाद के फाइनेंशियल ईयर के बाद में ये बोल दिया कि जो ये कंपनीज है इनको पीआरएसआर, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इनको ये बताना पड़ेगा कि ये 9 के 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 9 प्रिंसिपल मोटा मोटी बात किसकी करते हैं, एनवायरमेंट की, सोसाइटी की और गवर्नेंस की। स्टूडेंट बोलता है सर मजा ही मजा, मेरे को आ गया एकदम 100% समझ में। यहां तक मेरे को सर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। हमने इस पूरा जितना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसको बहुत ही समराइज्ड वे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में आ सकता है उसको यहां पर कर लिया। मैं दोबारा से बता देता हूं प्यारे बच्चों, ये समरी बुक के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा है इसको, और समराइज्ड वे में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मिल जाएगी। सिर्फ इस चैप्टर की मिलेगी, पूरी समरी बुक नहीं मिलेगी। समरी बुक अभी चल रही है, बनाई जा रही है, उसमें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमें आप दे दो, हम आपसे परचेज करना चाहते हैं। वो जिस दिन वेबसाइट पर लॉन्च होगी हम खुद ही अनाउंस कर देंगे। मिलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।